नाउ माय डियर फ्रेंड, हम लोग अब स्टार्ट करेंगे डुअल साइकिल। हम लोग बात करेंगे डुअल साइकिल के बारे में। यहाँ पे कुछ चीजें ऑटो और डीजल दोनों की मिला करके यहाँ पे हमको समझनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट को समझते हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट, मैं अलग अलग फेसेस के लिए मेरे अलग अलग पिस्टन की पोजीशन को ड्रॉ करने के लिए क्विकली सिलेंडर्स में पहले से ड्रॉ कर ले रहा हूं। ये सारे सिलेंडर एक ही साइज के हैं, एक ही सिलेंडर हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम में हम लोग इसको ऑब्जर्व करने वाले हैं। नाउ एज वी हैव ऑलरेडी लर्न कि हमारे पिस्टन का अपना सिलेंडर का एक लास्ट वॉल्यूम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, और ये हमारा फाइनल पार्ट होता है जहां तक हम लोग अपने पिस्टन को लेके जा सकते हैं। हमारा बॉटम डेड सेंटर, ये हमारा टोटल वॉल्यूम, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल वॉल्यूम एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द क्लियरेंस वॉल्यूम। नाउ माय डियर फ्रेंड, मान लीजिए आपका पिस्टन जो है ये अपनी बॉटम पोजीशन पर है। इसके अंदर यहाँ पे गैसेस हैं, इसके पास यहाँ पे गैसेस हैं, एयर इन एयर है, स्टेट नंबर 1। आपने क्या किया, जैसा कि इससे पहले आप ऑटो और डीजल के अंदर करते थे, आप स्टेट 1 से स्टेट 2 पर आते हैं। क्या करते हैं आप बताइए? स्टेट 1 से स्टेट 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करते हैं। बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम बात करते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की। हमने आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस किया। नाउ 2 से लेके 3 क्या कर रहे थे आप बताइए? आइसोबैरिक हीट एडिशन। सर, हम लोग अगर ऑटो की बात करते हैं, अगर हम ऑटो की बात करते हैं तो हमने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड, हम लोग अगर ऑटो की बात करते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड करना है। डीजल की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड करना है। तो यहाँ पे डुअल साइकिल में हम दोनों तरीके से हीट ऐड करेंगे। आधी हीट, आधी से थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा, एग्जैक्टली आधी की बात नहीं चल रही है, सम अमाउंट ऑफ द हीट, ये आपने हीट को ऐड किया, ये आपने हीट को ऐड किया। कैसे हीट को ऐड किया? कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। और फिर उसके बाद आप दोबारा हीट को ऐड कर रहे हैं, दोबारा हीट को ऐड कर रहे हैं। कैसे हीट को ऐड कर रहे हैं? कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। तो मेरा फ्रेंड 2 से लेके 3 तक भी हीट एडिशन है, 3 से लेके 4 तक भी हीट एडिशन है, थोड़ा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, थोड़ा कांस्टेंट प्रेशर पे। ना इसके बाद बात चलती है, सर हीट ऐड कर देने के बाद अंदर एनर्जी आ चुकी है, अंदर पावर आ चुका है, बूम, क्या होगा? टोटल वॉल्यूम के पोजीशन पे जाएगा सर। एक्सपांशन। एक्सपांशन कैसा होने वाला है? आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक ऑलवेज, उसमें कोई दो राय नहीं। आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होने के बाद आपका वॉल्यूम शुरुआत के इतना ही है, आपका वॉल्यूम शुरुआत के इतना ही है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होता है। अगर मुझे अपने इनिशियल फेज पे आना है, दोबारा 1 पे आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हीट को रिमूव करना पड़ेगा। कैसे हीट को रिजेक्ट करेंगे? कैसे हीट को रिजेक्ट करेंगे? वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पे। दैट्स अ नाइस आंसर माय किड। यहाँ पे हमको कुछ कांस्टेंट समझने, जैसे कि मैंने कहा सर ये वॉल्यूम मेरा कौन सा वॉल्यूम था बताइए? विच वॉल्यूम दिस वाज? क्लियरेंस वॉल्यूम। ये कौन सा वॉल्यूम था मेरा बच्चा? वीएस स्वेट वॉल्यूम। स्वेट वॉल्यूम। ये वाला कौन सा वॉल्यूम था? टोटल वॉल्यूम। दैट्स कूल माय किड। तो अब बात चलेगी, यहाँ पे हम लोग रेशियोज डिफाइन करते हैं। हम बात करते हैं कंप्रेशन रेशियो की, जिसे हम इंडिकेट करते हैं आर से, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉल्यूम 1 एंड क्लियरेंस वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉल्यूम 2। आई रियली अप्रिशिएट। हम लोग बात करते हैं कट ऑफ रेशियो की, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दो, एक हम लोग बात करते हैं एक्सप्लोजन रेशियो, जिसे हम इंडिकेट करते हैं अल्फा से,
और एक बात करते हैं हम लोग कट ऑफ रेशो, जिसे हम लोग इंडिकेट करते हैं रो से। हम लोग कट ऑफ रेशो पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। कट ऑफ रेशो का मतलब हीट एडिशन करने के बाद क्या वॉल्यूम है और हीट एडिशन करने से पहले क्या वॉल्यूम है ना। इससे पहले भी हमने पढ़ा था, जब आप डीजल साइकिल पढ़ रहे थे, आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को ऐड कर रहे थे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते टाइम पे बाद में क्या वॉल्यूम है और शुरुआत में क्या वॉल्यूम है, उसके रेशो को आप कट ऑफ रेशो बोलते हैं। तो क्या वॉल्यूम लिखूं यहाँ पे बेटा मैं, V4/V5 V3, है ना। हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर का यहाँ पे हो रहा है ना बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है, तो बिफोर एंड आफ्टर, तो V4/V3 एंड V3 इज एग्जैक्टली इक्वल टू V2, दोनों भी सेम वॉल्यूम है। हम लोग बात करते हैं एक्सप्लोजन रेशियो की। आपने जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट को ऐड किया तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा, तो फाइनल प्रेशर दैट वुड बी P3 डिवाइड बाय इनिशियल प्रेशर इज कॉल्ड एज एक्सप्लोजन रेशियो। एक्सप्लोजन रेशियो। यहाँ पे हम लोग पीवी डायग्राम समझते हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। एंड बिफोर आई प्रोसीड, मैं यहाँ पे दो वॉल्यूम बना लेता हूँ। मेरा क्लियरेंस वॉल्यूम मैंने एक मार्किंग ले लिया, मेरे स्वेप्ट वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम की मैंने एक मार्किंग ले लिया। मैं बोलता हूँ सर मैं स्टेट 1 से 2 पर कहां पर पहुंचना है बताइए, टोटल वॉल्यूम से कहां पर पहुंचना है आपको, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम अब आप क्लियरेंस वॉल्यूम पे क्या करने वाले हैं, हीट एडिशन करेंगे कि सेम वॉल्यूम पे आपने हीट को ऐड कर दिया, सेम वॉल्यूम पे आपने, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। अब 3 से लेके 4 तक क्या करने वाले हैं, तो प्रेशर कांस्टेंट पे फिर से सेम प्रेशर पे आप हीट ऐड करने वाले हैं, तो प्रेशर सेम रहेगा, आपने सेम प्रेशर पे हीट को ऐड कर दिया। अब बात चलेगा 4 से लेकर के 5 तक आप क्या करने वाले हैं, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। तो ये भी मेरा आइसेंट्रोपिक है, ये भी मेरा आइसेंट्रोपिक है, ये मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है, मेरा कांस्टेंट। 5 से लेके 1 कैसा प्रोसेस है बताइए, हीट रिजेक्शन कीपिंग वॉल्यूम हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आई रियली अप्रिशिएट। इसी चीज को अगर मैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे दिखाऊं, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे अगर मैं दिखाऊं, तो मेरा बच्चा, मैं पहले आइसेंट्रोपिक की लाइन बना लेता हूं। आइसेंट्रोपिक की मैंने एक लाइन बना ली। 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक कैसा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक। एंट्रोपी कम नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही। 2 से लेके 3 तक कैसा प्रोसेस है, हीट एडिशन कैसे, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे 2 से लेके। और 3 से लेके 4 तक कैसा प्रोसेस है, हीट एडिशन कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट। हीट ऐड कर रहे हो तो आपका ऑब्वियसली एंट्रोपी बढ़ेगा। यहाँ पे आपने दो कर्व बनाए, एक का स्लोप ज्यादा है, एक का स्लोप कम है। कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होता है, कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप कम होता है। 4 से लेके 5 पर आ जाते हैं हम लोग, 4 से लेके 5 पे आ जाते हैं हम लोग। कैसा प्रोसेस होगा 4 से लेके 5 तक, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। एंट्रोपी कम नहीं होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। अब 5 से लेके 1 तक, वंस अगेन 5 से लेके 1 तक कैसा प्रोसेस होगा, हीट रिजेक्शन वॉल्यूम कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग अपने सिंपल थर्मोडायनेमिक्स के मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। एकदम बेसिक मेथोडोलॉजी को फॉलो कर हम लोग बात करते हैं हीट एडिशन की। कहां पे हीट एड किया आपने बताइए, 2 से 3, 3 से 4 में। आपने हीट ऐड किया 2 से 3 पे, आपने हीट ऐड किया 3 से 4 पे, बराबर है। यस सर। हाँ सर। और 2 से 3 पे आपने कैसे हीट ऐड किया, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, T3 माइनस 3। अब बात करते हैं हम लोग प्रोसेस 3 से 4 की। 3 से 4 की आपने हीट ऐड किया, कैसे हीट ऐड किया, प्रेशर कांस्टेंट पे रखते हैं। क्या लिखेंगे आप,
MCP T3 माइनस बढ़िया, T4 माइनस T3। T4 माइनस T। हम लोग बात करते हैं हीट रिजेक्शन की। कहाँ पे हीट रिजेक्ट किया आपने? 5 to 1। 5 to 1। कैसे हीट रिजेक्ट किया आपने? वॉल्यूम कांस्टेंट तो CV आएगा बहुत बढ़िया। तो T5 T1। MCV T5 minus T1 according to the first law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics, आपका जो वर्क होगा W नेट जो होगा वो हीट एडिशन आपने 2 से 3 पे हीट ऐड किया, आपने 3 से 4 पे हीट ऐड किया, रिजेक्शन आपने 5 से 1 पे रिजेक्ट कर दिया। तो अब बात चलेगी सर, बात चलेगी। हम लोग अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाइड। तो आपने हीट रिजेक्ट किया है 5 से 1 पे और हीट सप्लाई किया है 2 से 3 और 3 से 4 पे। इतना समझा बेटा मेरा? हाँ सर। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे। हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू, हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q5 का वैल्यू हमारे पास है MCV T5 माइनस T1 डिवाइड बाई 2 से 3 का वैल्यू है हमारे पास MCP T3 माइनस T2 प्लस MCV T3 minus T2 and MCP T4 minus T3। बराबर है क्या बच्चा मेरा? यस सर। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं आपके लिए। स्क्रीनशॉट। नाउ मूविंग फर्दर मैं चाहता हूं कि आप ये रेशियोज याद रखें, काम आएंगे अभी हमको। सिंपल हमको मैथ्स पे ध्यान रखना है, सिर्फ मैथ्स पे ध्यान रखना है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ मैथ्स पर ध्यान रखना है। हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस MCV, ये आपने ऐसे ही लिखा, MCV आपने ऐसे ही लिखा, T5 माइनस T1 आपने ऐसे ही लिखा। ये मेरा पूरा रेशियो है बेटा। यहाँ से MCV हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे हमने MCV हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे अंदर क्या बचा हमारे पास? T3 माइनस T2 प्लस बेटा आपने MCP, यहाँ पे MCP है, आपने MCV बाहर निकाल लिया है, तो बचेगा यहाँ पे CP बाई CV। डू यू एग्री? यस सर। T4 minus T3. Now, my dear kid, this MCV got cancelled. So the formula for efficiency turns out to be T5 minus T1 divided by T3 minus T2 plus CP by CV is gamma। अब यहाँ पे हम लोग वही प्रोसीजर को दोबारा फॉलो करेंगे जो इससे पहले हमने किया था। हम लोग 1 से शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं प्रोसेस 1 से 2 की। हम बात करते हैं प्रोसेस 1 से 2 की। प्रोसेस 1 से 2 इज आइसेंट्रोपिक। आप बोलेंगे T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 रेज टू गामा माइनस 1। आपको पता है कि V1 बाई V2 क्या लिखा जाता है? यस आर लिखा जाता है। तो आप अगले स्टेप में T2 की जगह पे लिखेंगे T1 मल्टीप्लाई R रेज टू गामा माइनस 1। आप इससे पहले 3 बार ये काम कर चुके हैं। 1 से 2 हो गया। 2 से 3 कैसा प्रोसेस है? हीट एडिशन। हीट एडिशन कैसे? आइसोटोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोटोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम पे गेल-लुसाक लॉ लगता है। T3 बाई T2 गेल-लुसाक लॉ बोलता है टेम्परेचर रेशियो इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो।
तो मेरा बच्चा यहाँ पे T3 का वैल्यू बराबर होगा T2 मल्टीप्लाई P3 बाई P2. P3 बाई P2 इज अल्फा अल्फा. यहाँ पर क्या लिखूं अभी मैं? T2 T2 किसके बराबर है? T1 into R raised to gamma minus 1. That's cool. हम लोग बात करते हैं प्रोसेस 3 से 4. प्रोसेस 3 से 4 मेरा बच्चा, प्रोसेस 3 से 4. प्रोसेस 3 से 4 कैसा प्रोसेस है? Heat addition isobaric. आइसोबैरिक प्रोसेस पे चार्ल्स लॉ लगता है. चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? प्रेशर रेशियो इज इक्वल टू टेम्परेचर रेशियो. नाउ माय डियर किड, V4 by V3, आप ध्यान से समझे. V4 by V3, मैंने मैं V4 को बोल रहा हूँ साहब जी. हम लोग क्या बोल लेते हैं? V4. हम लोग V4, चलिए V4 को ऐसे ही लिखते हैं हम लोग. और V3 को मैंने ऐसे ही लिखा हुआ यहाँ पे. V3 को मैंने ऐसे ही लिखा है. मैं यहाँ पर V2 और V2 ऐड करता हूँ. मैंने V2 को ऐड किया, मेरे बच्चा ध्यान से समझे, आप ध्यान से समझे. V2 और V2 हमने ऐड कर. V4 बाई सर V4 by V3 तो रो हो जाएगा ना सर. V2 या V4 बाई V3 तो रो हो जाएगा. डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ. आई एम सॉरी, आई गॉट मेस्ड अप. तो V4 बाई V3 डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ रो. मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ रो मल्टीप्लाई बाई T3 और T3 का वैल्यू मेरे पास है अल्फा T1 R गैमा माइनस 1. बराबर है क्या बच्चा? हाँ सर. Yes, sir. That's cool. तो हम लोग अब आते हैं प्रोसेस 4 से 5 पर. हम लोग प्रोसेस 4 से 5 पर आते हैं. 4 से 5 कैसा प्रोसेस है? Heat rejection at 4 से 5 constant कैसा volume. प्रोसेस है? Isentropic. तो आप बोलेंगे T5 बाई T4 इज इक्वल टू V4 बाई V5 रेज टू गैमा माइनस 1. नाउ माय डियर किड, ये V4 को मैंने ऐसे ही लिखा. मैंने वॉल्यूम 4 को ऐसे ही लिखा. वॉल्यूम 5 और वॉल्यूम 1 एक ही जैसा है. मैंने वॉल्यूम 1 लिख दिया. चलेगा बच्चा मेरा? यस सर. अब बेटा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वॉल्यूम 4 बाई वॉल्यूम 3 और यहाँ पे मैंने लिखा वॉल्यूम 2. अगर आप ध्यान से देखें तो वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 2 सेम होता है. तो कट होके तो आंसर वही बनेगा ना. यस सर. मैंने वॉल्यूम 3 लिखा और मैंने वॉल्यूम 2 लिखा. तो मैथमेटिकली मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया. मैंने बस एडजस्टमेंट किया. रेज टू गैमा माइनस 1. अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखते हैं. रेज टू गैमा माइनस 1. अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि मेरे पास क्या क्या बन रहा है. मेरे बच्चा V4 बाई V3, अगर आपको याद हो V4 बाई V3 क्या था? वॉल्यूम 4 बाई वॉल्यूम 3 क्या था? कट ऑफ रेशो रो. और V2 और V1 बाई V2 क्या था? कंप्रेशन रेशियो R. तो यहाँ पे आएगा रो बाई आर. मतलब क्या यहाँ पर आएगा रो बाई आर. तो अगले स्टेप में मैं इसे रो बाई आर में लिखता हूं. हम कहते हैं सर जी ये जो वैल्यूज है हम लोग लिखते हैं T5 बाई T4 इज इक्वल टू रो बाई आर रेज टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल रो रेज टू गैमा माइनस 1 डिवाइड बाई आर रेज टू गैमा माइनस 1. अगले स्टेप में बेटा मैंने T5 ऐसे ही लिखा. T4 उधर जाएगा. T4 का वैल्यू आपने लिख के रखा था. क्या लिख रखा था T4 का वैल्यू आपने? रो इंटू अल्फा इंटू T1 in raised to gamma minus 1. आपने लिखा रो इंटू अल्फा T1. मैंने आर लिखना भूल गया यहाँ पे. आई एम सॉरी. मैंने आर लिखना भूल गया. ये आई एम सॉरी. एवरी टाइम आई जस्ट गॉट मेस्ड अप. आर गैमा माइनस 1 और यहाँ पे भी आर गैमा माइनस 1. तो यहाँ पे रो अल्फा T1 आर रेज टू
gamma minus 1 multiply rho raised to gamma minus 1 divide by r raised to gamma minus 1. तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है सर जी. R raised to gamma r raised to minus gamma minus 1 कैंसिल होएगा सर. And finally, this value of T5 would be this rho and rho gamma minus 1 would be rho raised to gamma multiply by alpha multiply by T1. This is the total thing that I am going to get. तो अब यहाँ पे हम लोग सिंपली अपने मैथ्स को फॉलो करते हैं. हम लोग अपने मैथ्स को फॉलो करते हैं. मैं अगर बोलूँ ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको हम इक्वेशन 2 बोलते हैं, इसको हम इक्वेशन 3 बोलते हैं, इसको हम इक्वेशन 4 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 5 बोलते हैं. फ्रॉम 1 2 3 4 5 फ्रॉम 1 2 3 4 5 आपने लिखा एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T5 का आपके पास कुछ वैल्यू है, बताइए क्या है. T5 का आपके पास कुछ वैल्यू है. rho raised to r alpha into t1. रो रेस टू गैमा, बेटा एक टांग बड़ी है ना, गैमा है. माइनस T1. नीचे आते हैं हम लोग. T3 का कुछ वैल्यू है मेरे पास. T3 का वैल्यू है alpha t1 r raised to gamma minus 1. माइनस T2 का वैल्यू है t1 into r raised to gamma minus 1. प्लस gamma in bracket plus gamma T4. The value of T4 I have got rho alpha T1 r gamma minus 1 minus T3. The value of T3 I have got the value of T3. T4 का वैल्यू मैंने क्या लिखा, T4 का बराबर T3 का वैल्यू इज अल्फा T1 r gamma minus 1. माइक इट. अब यहाँ पे बात को समझते चले, जरा ध्यान से देखें आप. बेटा यहाँ पे T1 और T1 कॉमन निकल गया. T1 और T1 कॉमन निकल. सो 1 माइनस क्या बचा बताइए मुझको मेरे पास. rho raised to gamma into alpha. हाँ -1. ठीक है, ये बच गया मेरे पास. ठीक है, डिवाइड बाई बेटा ये T1 देखें आप, यहां से भी कॉमन आया, 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 बूम बाहर चला गया. बराबर है. हाँ बाहर जाने के बाद ऊपर वाले T1 से कैंसिल हो गया. अच्छा यहाँ पे मैं बोलता हूँ सर जी एकदम ध्यान से देखें. r रेस टू गैमा माइनस 1, 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 r रेस टू गैमा माइनस 1 टोटल में कॉमन आ गया. यहाँ पर क्या बचा बताइए. T1 भी जा चुका है. देखो ये T1 भी आप कॉमन ले चुके हैं, r रेस टू गैमा माइनस 1 भी आप कॉमन ले चुके हैं. जो बच गया बेटा उसकी बात चलेगी. क्या बचा यहाँ पे, अल्फा माइनस यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं तो 1 प्लस गामा यहाँ पे क्या बचा सर जी, rho into Rho. alpha. अल्फा माइनस अल्फा. बराबर है बच्चा. माय किड, अगर मैं अल्फा बाहर निकाल दूं, रो -1. डू यू एग्री Yes. my dear friend? Yes. So this is the formula for efficiency of the dual cycle. Alpha rho raised to gamma minus 1 divided by r raised to gamma minus 1 alpha minus 1 plus gamma alpha rho minus 1. That's it. Boom. आपकी मेमोरी में ये फॉर्मूले होने चाहिए, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए. अगर याद नहीं होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी एग्जाम के अंदर. Have you got this, my kid?
Yes, sir. Yes. That's good. I really appreciate. So हमने बेटा ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सीखी, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी सीखी, डुअल साइकिल की एफिशिएंसी सीखी, हमने सारे तीनों फॉर्मूले हम लोग सीखे। यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा टॉक करेंगे हम लोग 5 मिनट का, और लेक्चर को हम लोग ऑफ करेंगे कि किसकी एफिशिएंसी बेस्ड ऑन कंप्रेशन रेशो, कंपैरिजन ऑफ द एफिशिएंसी बेस्ड ऑन कंप्रेशन रेशो। अगर कंप्रेशन रेशो सेम रखा जाए तो किसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा? सिंपल सा एक सवाल है। फॉर सेम कंप्रेशन रेशो आर, which cycle has more efficiency? ये हमारा साइकिल बेटा। यहाँ पे मैं कंपैरिजन आपको बताता हूँ। मैं बोलता हूँ ऑटो का एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा 1 - 1 by r raised to gamma -1, और डीजल की एफिशिएंसी का आपने फॉर्मूला सीखा 1 - 1 by r raised to gamma -1 मल्टीप्लाई, क्या फॉर्मूला सीखा था आपने? रो रेज टू gamma -1 gamma रो -1। याद आ रहा है बेटा आपको? My kid, Yes. सो माय फ्रेंड, आप यहाँ पे कुछ मैच, आपको अगर मैं बोलूं कि ये 1 by r raised to gamma -1, ये जो पूरा आंसर है, ये जो पूरा आंसर, बात को समझते चलें, ये जो पूरा आंसर है ना, आर का वैल्यू आप बोल रहे हैं सेम है, मैं बोलता हूँ सर ये आंसर 0.2 आता है, ये आंसर 0.2 आता है। ऑटो का एफिशिएंसी कितना बनेगा बताइए? सर जी ऑटो का एफिशिएंसी कितना बनेगा? 0.8. अरे 80% ना राजा, 80%, 0.8 मतलब 80%। अब यहाँ पे बात चलेगी, जब मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा डीजल की एफिशिएंसी, तो 1 - 0.2 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, तो ये जो फॉर्मूला है रो रेज टू gamma -1 रो gamma -1, बात को समझते चले, तो ये जो वैल्यू है बेटा, दिस इज ऑलवेज मोर देन 1। इसका वैल्यू जो है ये हमेशा 1 से ज्यादा होता है। ये जो आप पूरा पढ़ रहे हो, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला आपको आंसर हमेशा 1 से ज्यादा देता है। 1 से ज्यादा कोई भी एक नंबर बोल दो, चलो 1 से ज्यादा बोलना है, लेकिन आपको 1.5. 1.2 बोल, 2. 1.5 बोल दो, 1.2 बोल दो, 1 से ज्यादा बोलना है। तो अगर मैंने 1.2 बोला, चलो मैं आसानी के लिए 1.5 बोलता हूँ, तो बेटा 0.2 मल्टीप्लाई 1.5 कितना बनता है बताइए? -2. सर टोटल आंसर -2 है। माइनस सर वो 1.5 0.3 बैठता है, 0.3 तो 0.7 आता है। 0. आंसर मेरे को 0.7 आता है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैंने r का वैल्यू सेम रखा तो ऑब्वियसली दोनों जगह पे 0.2 मिलने वाला था, ऑब्वियसली दोनों जगह पे 0.2 मिलने वाला था। अब बात ये चल रही है कि अगर मुझे दोनों जगह पे 0.2 मिले और ये वैल्यू पक्का मुझे 1 से ज्यादा आंसर देने वाली है, तो किसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा? ऑटो साइकिल, ऑटो का। तो थियोरेटिकली फॉर सेम r as rho raised to gamma -1 divided by gamma rho -1 is always more than 1. So efficiency of auto will be more than the efficiency of diesel. But practically efficiency R का वैल्यू कंप्रेशन, उसकी वजह से अगर आप यहाँ पे 0.2 लिखते हैं तो ये वैल्यू 0.2 से कहीं बहुत कम होगी, 0.1 समथिंग हो जाती है। आर की वैल्यू दोनों की अलग होती है, ऑटो के लिए अलग होती है, डीजल के लिए अलग होती है। तो प्रैक्टिकली
क्योंकि आर का वैल्यू डीजल का ज्यादा होता है और ऑटो का कम होता है, इसलिए प्रैक्टिकली एफिशिएंसी ऑफ द डीजल इंजन would be more than the efficiency of the auto engine or auto cycle. I hope you must have got the fair idea of it. Yes, sir. आज का हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं. Thanks for your cooperation, my kids.